हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशंस। इससे पहले चैप्टर नंबर 9 में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस किया। जब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक कंप्लीट किया, वो चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसमें आपने इंटीग्रेशन की वेरियस फॉर्म्स, या मैं ये कहूँ कि आपने पूरा इंटीग्रेशन करना जान लिया था। अब इंटीग्रेशन के ही दूसरी टाइप है जो डेफिनेट इंटीग्रल है। वहाँ इंडेफिनेट था, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल है एंड इट्स एप्लीकेशंस। और इस चैप्टर में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि जो इंटीग्रेशन हमने पिछले 9 चैप्टर में किया था, उस इंटीग्रेशन का डेली लाइफ में यूज क्या है, उसके इस पूरी मॉडर्न साइंस में यूज क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन से नेक्स्ट आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया, तो डिफरेंशिएशन का यूज आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करना सीखा था। ठीक ऐसे ही इंटीग्रेशन आपने सीख लिया। अब उस इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रल में और कुछ एप्लीकेशंस में हम जानेंगे कहाँ कहाँ उनका यूज हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल पे ही बात करूंगा। एप्लीकेशंस की जो एक्सरसाइज है वो लास्ट की 2 एक्सरसाइज है, वहां हम एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। पहली जो 4 एक्सरसाइज है, 3 या 4 जितने भी है, उसमें सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, पहली 3 एक्सरसाइज में सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल है और लास्ट की 2 एक्सरसाइज में उन डेफिनेट इंटीग्रल की या इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में और इनडेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस क्या होगा, पहले हम ये जान लेते हैं। अभी तक आपने ये जाना था x² इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करो। हम सबने कह दिया था कि इसका इंटीग्रेशन x⁻³ आएगा। लेकिन इस बार क्या होगा, आप फिजिक्स में, आप सब बच्चे फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन करते हैं, 11th में भी 12th में भी, वहां पर आप सब ने इंटीग्रेशन की डेफिनेट फॉर्म डिस्कस की थी। ऐसा होगा कि x² इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करो और यहां लिमिट लगा देंगे। लेट अस सपोज यहां लिमिट लगा दी है 1 से 2, सो 1 से 2 लिमिट है और x² इंटू dx इसको इंटीग्रेट करना है। तो जो आपकी यहां जो नीचे लिखी है ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट। ये जो ऊपर लिखी है ये अपर लिमिट है। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। अब आप इसको सोल्व करेंगे। x⁻² का, x की पावर 2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ये आएगा x⁻³ और यहां लिमिट लग जाएगी 1 से 2। ऐसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। इसका इंटीग्रेशन किया और लिमिट लगा दी 1 से 2। जब हम इसमें x की जगह, इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब हम इसमें सबसे पहले x की जगह ये अपर लिमिट रखेंगे। x की जगह पहले इसमें ये अपर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह 2 रखेंगे, 2⁻³ इस पूरे में x की जगह पहले 2 रखेंगे, 2⁻³ बीच में माइनस करके, अब माइनस करके इस पूरे में x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। x की जगह 1 रखेंगे, 1⁻³ सो यहां हो गया 8/3 माइनस ये हो गया 1/3 और इस कंप्लीट का रिजल्ट आ गया 7/3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x² इंटू dx when लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो 1 से 2 लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका कंप्लीट का रिजल्ट 7/3 आएगा। एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। तो ये जब आपके सामने ये लिमिट्स लगा दी है तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है। और अगर लिमिट नहीं होती तो आप क्या कहते हैं, x⁻³ और प्लस c, ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट में प्लस c लिखते हैं, डेफिनेट में एग्जैक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा कि एग्जैक्ट एक फिक्स वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी। यहां पर मैं एक चीज आपसे और डिस्कस कर रहा हूं, हालांकि जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब हम वहां पर बहुत ज्यादा इसको अच्छे से
डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में यहां पर बात रखना चाहूंगा ताकि आपको कंसेप्ट समझने में बहुत आसानी हो। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 7/3 एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं। इस कंप्लीट को सोल्व करने में रिजल्ट 7/3 आया। एग्जैक्टली ये 7/3 क्या है? तो बच्चे ये 7/3 क्या है, आपने फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन अब तक किए होंगे वो भी आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि क्यों लिमिट लगा करके सोल्व करके ये रिजल्ट फिजिक्स के जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे थे फिजिक्स में उसमें ये क्या वैल्यू बता रहा था। तो देखिए ज्योमेट्रिकली मैं आपको समझाता हूं। ये आपका 2 डायमेंशनल ग्राफ हो गया है। जब मैं फंक्शन एक्स स्क्वायर लेता हूं, आई मीन इस इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। फंक्शन कोई वाई लिखा जाता है तो ये क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हम सब जानते हैं कि जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है ना। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला हो गया ना ये। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इस टाइप का अगर पैराबोला है तो वो पैराबोला कुछ ऐसा हो गया ना, राइट। अपर पैराबोला इस टाइप का हो गया, थोड़ा और इसको निकाल दें, चलिए इस टाइप का पैराबोला हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड, राइट, ये इस टाइप का पैराबोला हो गया। अब लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 2, आई मीन x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। ये जो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है, अगर ये फंक्शन x की टर्म में है, आई मीन अगर मुझे इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये 1 और 2 एक्चुअली x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 नाम की कोई 2 लाइंस हैं। अगर ये y के रेस्पेक्ट में होता, ये y में फंक्शन होता, ये y के रेस्पेक्ट में होता, लेट अस सपोज ये होता y स्क्वायर इंटू dy, तो फिर ये y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 ये लाइंस होती दोनों। फिलहाल क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू dx है। तो ये जो लाइंस है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, दिस इज x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो यहां पर x इज इक्वल टू 1 की लाइन लेट अस सपोज ये हो गई है, x इज इक्वल टू 1 की लाइन, और x इज इक्वल टू 2 की लाइन ये हो गई है। हमने x इज इक्वल टू 1 पे ये 0, ये 1, ये 2, 1 पे और 2 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां पर ये जो चीजें हैं, ये x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 2 है, और जो ये फंक्शन है, इन दोनों लाइन से और इस फंक्शन से जो ग्राफ बना है, उस ग्राफ में जो बाउंडेड पोर्शन है, देखिए लाइंस, एक तो ये लाइन है, ये लाइन है, और कर्व ये बना है, इसके बाउंडेड जो रीजन है, आई मीन इस कर्व के नीचे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया हमेशा उस कर्व के नीचे, इस ये पूरा ग्राफ बना, लेकिन लाइन तो सिर्फ 1 से 2 तक है, लिमिटेशंस है। ये एक दीवार हो गई, ये दूसरी दीवार हो गई, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया आया है 7/3। आई मीन इसको सोल्व करने पर जो हमने लिमिट लगाई है ना, जो 7/3 आया है, ये 7/3 इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आया है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम इसकी एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको यह बता दिया है कि जब भी हम ऐसे इंटीग्रेट करते हैं और ये लिमिट्स लगाते हैं, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बना है, उस ग्राफ को अगर हम x इज इक्वल टू यहां से यहां तक बाउंड कर दें, तो उस कर्व के नीचे का जो पोर्शन बना है वो एरिया कितना रहेगा, वो पूरा इसका सॉल्यूशन बताएगा। अब आप देखिए, अगर 0 से π/2 sin x इंटू dx को अगर आप सोल्व करें, आप करके देखना, 1 आएगा लास्ट में। तो जो 1 है वो ये बता रहा है कि sin x का जो ग्राफ है, अगर वो 0 से π/2 तक बनेगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/2, इन दोनों पे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो sin x का एरिया 1 आएगा। अब देखिए sin x का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा ना, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0 की लाइन, और x इज इक्वल टू π/2 की लाइन ये हो गई। तो 0 से π/2 तक ये जो एरिया आया है इस कर्व का,
इस कर्व का 0 से π/2 तक जो एरिया आया है वो 1 स्क्वायर यूनिट है। 1 स्क्वायर यूनिट क्यों है? क्योंकि इसको सोल्व करो, sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x और लिमिट हो गई 0 से π/2। नेगेटिव हमने बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर रहेगा, पहले π/2 रखेंगे तो cos π/2, माइनस 0 रखेंगे तो cos 0, बाहर माइनस है, cos 90 0 हो गया, माइनस cos 0 1 हो गया, 1 आ जाएगा। 1 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद जो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये जो फाइनल रिजल्ट आता है, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस आपको समझाया है कि एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनडेफिनेट में तो हम पहले काफी डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर मैं 10.1 एक्सरसाइज की बात करूं तो 10.1 एक्सरसाइज में कुछ अलग ही टॉपिक है, कुछ अलग हट करके टॉपिक है। तो वो क्या टॉपिक है उसकी हम शुरुआत करते हैं, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें। बच्चे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है 10.1 एक्सरसाइज के लिए वो है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम को हम इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यस, जो आपका कौन सा डिफरेंशिएशन में भी था, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसका नाम है, या फिर हम इसका एक और नाम एब इनिशियो मेथड, ये भी हम इसका नाम देते हैं। लेकिन ज्यादा ये बहुत कम यूज में रहता है। ज्यादातर क्या रहता है, मतलब आपके ऑलमोस्ट आपके सिलेबस में तो जो नेम एक टैग लगा हुआ है वो क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। तो डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम से कंसेप्ट क्या होगा ये जरा हम जानते हैं। तो यहां मैं आपको सीधा फॉर्मूला नहीं बता रहा, बल्कि उस फॉर्मूले को ड्राइव करके बता रहा हूं कि वो फॉर्मूला कहां तक पहुंचा। बच्चों बड़ी तसल्ली से इस लेक्चर को आप समझें और पूरा ध्यान से देखें कि फॉर्मूले तक हम कैसे पहुंच रहे हैं। जरा कंसेप्ट को आप अच्छे से समझें। जब भी एप्लीकेशन वाले कंसेप्ट होते हैं वहां मैं पूरा टाइम लूंगा आपको समझाने के लिए, जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी किया था। जहां बात आती है प्रैक्टिस की, जैसे डिफरेंशिएशन में आपको एक्सरसाइज करा दी, बस प्रैक्टिस करनी है। इंटीग्रेशन में वैसा था, एक्सरसाइज करा दी, आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अप्लाइड का जब नाम आता है तो वहां आपको कंसेप्ट्स को जानना है कि एक्चुअली वो क्या बता रहे हैं और वो कैसे अप्लाई होकर के रिजल्ट आए। तो जरा समझते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स का काम कहां से आ गया, लिमिट कैसे यूज हो गई, आप जरा समझें। लेट अस सपोज बच्चे ये एक ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बना। हमने इस ग्राफ को x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक बाउंड किया, राइट। दो लाइंस है, x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। अभी जो हमने डिस्कस किया था कि ये जो कर्व है इसको बाउंड करना है, कहां से, x इज इक्वल टू ए, ये x इज इक्वल टू ए की लाइन ही तो होगी, ये x इज इक्वल टू बी की लाइन है, यहां x a है, यहां x b है। हमने क्या किया कि a से b तक इस ग्राफ के छोटे छोटे बहुत से टुकड़े कर दिए, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां, ऐसे हमने इसके यूनिफॉर्मली इक्वल बराबर टुकड़े कर दिए। तो ये जो पॉइंट है यहां, ये तो आपका क्या था, x इज इक्वल टू ए, ये जो पॉइंट है ये a प्लस एच है, मतलब x इज इक्वल टू ए अगर ये है तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू ए प्लस एच। ए में थोड़ा सा बढ़ गया, h मतलब जो थोड़ा सा चेंज हुआ है। ऐसे ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू ए प्लस 2h, ये कितना हो गया, a प्लस 3h, ये a प्लस 4h, 5h, ऐसे ऐसे जो ये लास्ट पॉइंट गया
ये x इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच है। हमने a से लेकर के b तक जो इसका पार्टीशन किया वो n पार्टीशंस कर दिए। I mean, ये जो पार्टीशन है ना, ये nth पार्टीशन है। अब आप समझेंगे ये nth पार्टीशन है तो h के आगे n माइनस वन क्यों है? क्योंकि पहले वाले में h नहीं था। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू a, दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू a प्लस एच, दूसरा पॉइंट है लेकिन h के आगे दो में से एक कम है। ऐसे ये तीसरा पॉइंट है लेकिन 3 माइनस वन 2 है ना, ऐसे फोर्थ पे 4 माइनस वन 3 है, ऐसे nth पे क्या होगा n माइनस वन, क्योंकि स्टार्टिंग में h के आगे कुछ भी नहीं था, जीरो था। तो ये हमने इसके n पार्टीशंस कर दिए। लास्ट कहां है, क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब ये जो पॉइंट है ये एफ ए होगा ना, x इज इक्वल टू ए पे, x इज इक्वल टू ए पे y क्या आएगा, एफ ए, तो y का रिजल्ट क्या हो गया, एफ ए। x अगर a प्लस एच है तो ये क्या होगा, एफ ए प्लस एच, ये कितना होगा, एफ ऑफ a प्लस टू एच, राइट। और ये लास्ट में क्या होगा, एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। मतलब x की वैल्यू हमने इन फंक्शन में रखी तो एफ ए प्लस एच ये सब रिजल्ट आते रहे। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का अब कंसेप्ट समझिए। मैं फिर से एरिया के ऊपर ही जाऊंगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल जब हमने स्टार्ट की बच्चों, तो आप उस लेक्चर में देखना, अल्बर्ट आइंस्टीन की मैंने बात कही थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि एक्चुअली इंटीग्रेशन छोटे छोटे टुकड़ों को वापस इकट्ठे करने का प्रोसेस है। वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो डिफरेंशिएशन है, उनको वापस इकट्ठा करेंगे तो उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, ए से लेकर के बी तक का जो पोर्शन है उसको बराबर n हिस्सों में बांट दिया। अब मैं इनको इकट्ठा करूंगा, I mean, मैं पहले इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, इन सब के एरिया निकाल करके अगर मैं प्लस करूंगा तो ये ए से बी तक का पूरा एरिया मिलेगा ना। इसका एरिया निकालें, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका सबका एरिया निकालेंगे तो सबको हम एरिया को प्लस करेंगे तो वो ए से बी तक का कंप्लीट एरिया आएगा ना। I mean, अगर हम ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स को सोल्व करें, नीचे लिख लेते हैं, अगर हम ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स को सोल्व करें, अभी मैंने डिस्कस किया था आपके सामने कि अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करूं और उस पर अगर मैं लिमिट लगाऊं ए से बी, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो ये बताएगा कि इस फंक्शन का एरिया कितना बन रहा है, जब लिमिट कहां से कहां तक है, ए से बी तक जब इसकी लिमिट है। तो अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करूं तो ए से बी तक का ये पूरा एरिया आएगा ना। इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या बनेगा, h इंटू एफ ए। अब देखिए h इंटू एफ ए क्या आया, एक्चुअली जो h है, एक्चुअली में जो ये h है, ये h विड्थ हो गई ना। यहां पॉइंट कितना था a, ये कितना है a प्लस एच, तो कितने का गैप है, h का, तो ये विड्थ कितनी हुई, h, और जो h है ना बच्चों, h हमारा b माइनस ए अपॉन एन होता है। I mean, जो ये विड्थ है, ये h है, ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। मैं सीधे एक्सरसाइज भी कर सकता था, ये सीधा फॉर्मूला बता करके एक्सरसाइज कर सकता था, इस एक लेक्चर कम बनता, लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला ड्राइव कराने के लिए ये स्पेशल लेक्चर बना रहा हूं। तो प्लीज आप इस मेहनत को बेकार ना होने दें, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ये विड्थ कितनी है, h, 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 ये सब विड्थ h है, क्योंकि a से a प्लस एच से a प्लस टू एच, गैप h का है। अब h क्या होगा, h हमारा क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन। आई मीन अपर कहां से कहां तक गए, b तक गए ना, तो b में से a को माइनस करें तो ये जो गैप आया है यहां से यहां तक का जो टोटल गैप है, उस गैप को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, नंबर ऑफ पार्टीशन से, कि ये पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 कितने पार्टीशन हुए हैं, उससे डिवाइड कर दे तो ये सारी विड्थ मिलेगी ना। ज्योमेट्री का बड़ा बेसिक टॉपिक आप समझ सकते हो। तो यहां से एक रिजल्ट मिल गया कि NH किसके इक्वल आएगा, b माइनस ए के।
ये हमारे इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा यूज होगा। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो NH की वैल्यू B माइनस ए बहुत ज्यादा यूज होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि जो NH है वो B माइनस है, इसके कारण आया। ठीक है, इसको समझने के बाद आप मुझे पक्का कमेंट और मैसेज करें कि आपने ये कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट। चलिए NH आ गया। अब यहां पर मैंने क्या किया, इसका जो एरिया बनेगा, इसको अगर मैं आप इसको कर्व के रूप में ना देखे, इसको एक रेक्टेंगल के रूप में देखे, एक एरर की फॉर्म में। अगर मान लीजिए अगर ये स्ट्रेट हो जाए तो ये एक रेक्टेंगल बनेगी, ये स्ट्रेट हो जाए तो एक रेक्टेंगल बनेगी। तो इस रेक्टेंगल का, इस कंप्लीट का एरिया, इस कंप्लीट का एरिया हमने क्या कहा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। विड्थ हो गई h और ये हो गया FA, राइट, ये वाला पोर्शन। तो ये FA, ये भी कितना FA, कितना लिखा हमने h इंटू FA, प्लस करके नेक्स्ट जो एरिया होगा, नेक्स्ट जो एरिया हमने कंसीडर किया ये और ये हाइट और ये, तो ये कितना बनेगा h मल्टीप्लाई FA प्लस h, प्लस अगला क्या बनेगा h इंटू FA प्लस 2h, A प्लस 2h, राइट। और ये लास्ट में चलते चलते कितना बनेगा h इंटू एफ ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू h। इन सबको एज ए रेक्टेंगल की फॉर्म में लिया गया तो ये बन गया। इन सब से हम h कॉमन निकाल सकते हैं, इन सब से हमने h कॉमन निकाल दिया। ये लीजिए h कॉमन आ गया तो FA प्लस h, FA प्लस 2h और ये हमने बंद कर दिया क्योंकि इन सब से h कॉमन आ गया। और ये बताने के लिए कि h क्या है, ये बताने के लिए कि h क्या है, हमने यहां पर लिमिट लगाई कि जो h की जो लिमिट है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 है। आई मीन जो ये h जो है, ये जो गैप है ये टेंड्स टू 0 है। टेंड्स टू 0 का मतलब ये बहुत कम है, ये 0 के नियर बाई है, बहुत बहुत कम है ये, राइट। और ये जो एरर है, ये जो हमने एरर है, उस एरर की कमी भी पूरी करेगा, उस एरर की कमी भी पूरी करेगा। अब देखिए ये लिमिट h टेंड्स टू 0 कैसे आई। आपका h क्या था, b माइनस ए बाई एन। हमने कहा कि ये जो n है, जब हमने इस n को, अभी आप देख रहे होंगे कि सर ये तो एरिया ये छूट गया, ऐसा नहीं है। ये जो n है आप ऐसे देख रहे हो कि ये यहां पर जो n है ये तो आप बहुत कम देख रहे हो n। अब मेरी बात को समझना, ये जो n है एक्चुअली a से लेकर के b तक जो ये पार्टीशंस हुए हैं ये बहुत कम नहीं हुए, ये पार्टीशन बहुत ज्यादा किए गए। आई मीन जो ये पार्टीशन किए गए हैं ये टेंड्स टू इंफिनिटी तक किए गए हैं। अब इसमें एरर होने के गुंजाइश बहुत कम हो गए। ये एरिया, इसका एरिया, इसमें छोटे छोटे बहुत से एरिया, अब गैप बिल्कुल खत्म हो गया। वो जो आप देख रहे थे ना कि रेक्टेंगल तो ऐसे बनती जाएंगी बाकी छूटते जाएंगे, नहीं, इनके बीच में जो पार्टीशन हो गए वो पार्टीशन कितने किए गए, इन्फिनिटी पार्टीशन किए गए। इससे पहले मैंने आपको ज्यादा गैप लेकर के इसलिए समझाया कि यहां तक आपको ये सारे पकड़ में नहीं आते। तो जब n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो देखिए h का हल क्या होगा, h टेंड्स टू 0 होगा क्योंकि b माइनस ए तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो कांस्टेंट के नीचे अगर इंफिनिटी है, समथिंग अपॉन इंफिनिटी, h क्या आएगा 0, तो लिमिट क्या बन गई, h टेंड्स टू 0। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। हमने क्या किया, हमने इन सब का सम किया ना, FA प्लस h प्लस FA प्लस 2h अप टू कहां तक, FA प्लस n माइनस 1 इंटू h तक, और इन सबके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कंप्लीट इस पूरे का एक्सप्रेशन है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। और इसके साथ आप NH रखें कि NH की वैल्यू ये रहेगी, H आपका ये रहेगा। इसके साथ साथ इस अगर मैं क्वेश्चंस पे बात करूं तो इसके क्वेश्चंस में सम ऑफ सीरीज का भी यूज होगा जो आपने 11th क्लास में पहले ही पढ़ ली है। एक तो रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n माइनस 1। अगर हम 1 से लेकर के n माइनस 1 तक सभी नेचुरल नंबर्स का सम करें तो ये फॉर्मूला रहेगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। याद कीजिए,
11th क्लास में आपने n तक पढ़ा था, n तक का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। अब कहां तक चले गए हम, n-1 तक। n-1 तक क्यों ले रहा हूं, क्योंकि लास्ट टर्म में n-1 की फॉर्म आएगी, जो nth टर्म मिलेगी उसमें n-1 की फॉर्म आएगी। तो अगर हम इस फॉर्मूले में n की जगह n-1 रख दें तो n-1, ये n-1 प्लस 1 अपॉन 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बना, n इंटू n-1/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n-1। अगर हम इन सब के स्क्वायर का सम करें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू n-1 स्क्वायर, अगर हम इन सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम करें, लास्ट कहां तक, n-1 के स्क्वायर तक, तो ये बनेगा n-1 2n-1 डिवाइडेड बाई 6, n-1 2n-1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक उसी की तरह हमने n तक पढ़ा था, n तक क्या था, n+1 2n+1 अपॉन 6, लेकिन उसमें n की जगह n-1 रखोगे तो रिजल्ट ये मिलेगा। अब करके देख लीजिए, अगर हम इनके क्यूब का सम करेंगे, अगर हम इन सब के क्यूब का सम करेंगे तो इन सब के क्यूब का सम फॉर्मूला होगा n-1 अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, राइट, क्यूब का सम। और एक जो फॉर्मूला हमने जीपी में पढ़ा था, AR प्लस AR स्क्वायर अप टू AR पावर n-1, क्या फॉर्मूला, R पावर n-1 अपॉन R-1 व्हेन R इज ग्रेटर देन 1, और यही फॉर्मूला A 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R हो जाएगा व्हेन R इज लेस देन 1। सम ऑफ n नंबर्स इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये 4 जो फॉर्मूले हैं सम ऑफ सीरीज के, ये भी आप याद रखें, और डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, आगे चलते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट है। इस लेक्चर में मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर रहा हूं। आप फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट्स करके देखें, पहले फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करें, फिर फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट आप करके देखें। इस एक्सरसाइज से आप नोट कर लें, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 4 मार्क्स में, मिनिमम 4 में, मैक्सिमम 6 में, ज्यादातर 4 मार्क्स में आता है। कई बार ऐसा हुआ है कि 6 नंबर में आ गया, बट मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स में ये इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के इस पार्ट्स सारे आपको इस लेक्चर में करने को कह रहा हूं। एक पार्ट में आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। फंक्शन फंक्शन इंटीग्रेशन हमें करना है 0 से 2x + 3 × dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ऊपर लिखा आएगा सोल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, क्योंकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या होता, x की पावर 2/2, 3x, और लिमिट पॉइंट कितनी, 0 से 2। पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 प्लस 2 रखने पे ये आएगा 6, माइनस करके अब 0 रखेंगे तो ये 0, ये भी 0, रिजल्ट 8 आ गया। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो भी रिजल्ट 8 ही आएगा। तो आप ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, ये डायरेक्ट मेथड इसका वेरिफिकेशन भी कर देगा कि आपने सही किया गलत किया। आप डायरेक्ट करके देख ले, पता लग जाएगा कि सही किया गलत किया। लेकिन क्वेश्चन में लिखा आएगा सोल्व द फॉलोइंग एज द लिमिट ऑफ सम, तो एज द लिमिट ऑफ सम से ही सोल्व करना है। तो क्या किया मैंने, पहले मैंने a लिख दिया, a मतलब लोअर लिमिट, a कितना है 0, b कितना है 2, अपर लिमिट, फंक्शन है ये कौन, x + 3। ये लिखने के बाद आप NH की वैल्यू निकाल लें। NH कितना होता है, b - a, तो यहां से NH की वैल्यू b - a मतलब 2 - 0 2, ये NH की वैल्यू आ गई। ये सब करने के बाद अब आप फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। वी नो दैट, अब हम फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। वी नो दैट, फॉर्मूला लिख दीजिए, a to b fx × dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला लिखें h f
ए एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h अप टू एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और ये पूरा फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था। अब इस फॉर्मूले में जितने भी ये वैल्यूज है वो सारे हम रखते चलेंगे। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बहुत आसान है। देखिए a से b मतलब 0 से 2, एफ एक्स कितना x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ये इक्वल हो गया किसके, लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए का मतलब कितना 0, तो ये f 0 हो गया ना, प्लस एफ ए प्लस एच, ए कितना 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच सिंपली एच ही होगा, 0 प्लस एच सिंपली एच ही हो गया। अब एफ 0 प्लस 2h, तो 2h ही हो गया, और अप टू एफ 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये हो गया। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 h f0 का मतलब है कि ये जो हमने फंक्शन लिखा, इस फंक्शन में x की जगह 0 रखेंगे, इस फंक्शन में x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 3 आ गया। fh का मतलब इस फंक्शन में x की जगह h लिखेंगे, तो कितना आएगा, h प्लस 3 प्लस f ऑफ 2h का मतलब इस फंक्शन में x की जगह 2h आ गया, कितना लिखा जाएगा, 2h प्लस 3, और लास्ट में क्या रखेंगे हम, n माइनस 1 इंटू एच, तो यहां आएगा n माइनस 1 इंटू एच प्लस 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। f0 का मतलब फंक्शन में x की जगह 0 रख करके वैल्यू निकाल दें, fh फंक्शन में x की जगह h रख करके वैल्यू निकाल दें, ये सारी वैल्यू हमने निकाल दी। अब आप यहां क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहां जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साथ लिख दें, 3 प्लस 3 अप टू प्लस 3, तो आप देखिए इन सबका सम क्या हो गया, 3 प्लस 3 अप टू प्लस 3, ये 3 कितने टाइम्स हैं, n टाइम्स है, ये nth टर्म है बच्चे। पीछे जाइए, फॉर्मूला जब हमने डिस्कस किया तो हमने बताया था कि ये nth टर्म है, ये nth पार्टीशन है, तो ये 3 अगर 2 बार सम होगा तो 3 इंटू 2 होगा, 3 को 3 बार ऐड करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा, अगर 3 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो इनका सम कितना होगा, 3 इंटू n। जाहिर सी बात है, 3 अब देखिए 3 प्लस 3 अप टू कहां तक, 3 तक, ये n टाइम्स है, तो इन सब का सम कितना होगा, 3n। बच क्या गए, h 2h अप टू ये, इन सब में जो ये रह गए, इन सब से हमने h कॉमन निकाल दिया, h कॉमन निकालने पे यहां रह गया 1 प्लस 2 और अप टू कहां तक, n माइनस 1 तक। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h 3n प्लस h, ये फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 तक, इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, n माइनस 1 अपॉन 2, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 बाहर, h ये 3n प्लस h और इसका फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h यहां मल्टीप्लाई 3nh, इस h को यहां मल्टीप्लाई करना है 3nh, ये h यहां मल्टीप्लाई तो कितना होगा, h स्क्वायर। अब इसको भी आप ध्यान से समझे, बहुत से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है, जब ये h यहां मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, h स्क्वायर। एक तो ये NH यूं का यूं, h स्क्वायर जब यहां आएगा तो ये NH ही मैंने लिख दिया, और जो ये h यहां आया उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, NH माइनस h अपॉन 2। देखिए इससे जब ये h कॉमन आएगा तो h स्क्वायर ही तो बनेगा, इन दोनों से h कॉमन निकालेंगे तो h स्क्वायर ही तो बनेगा, और h जब यहां मल्टीप्लाई होता तो h स्क्वायर ही तो आता।
ठीक है, तो ये NH यूं का यूं और H को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। सिंपल बात यह है कि जब ये H यहां मल्टीप्लाई हो तो जितने भी N है, जितने भी यहां N है वो सभी N NH बन जाने चाहिए। जब ये H अंदर मल्टीप्लाई हो तो सभी N NH बन जाने चाहिए। लिमिट H टेंड्स टू 0। हाँ, अब देखिए, अब इसमें NH की वैल्यू रख दीजिए। NH की वैल्यू कितनी है? 2। तो 3 मल्टीप्लाई 2, NH की जगह 2 रख देंगे। ऐसे ही बीच में प्लस NH जगह 2, NH की जगह 2 माइनस H की जगह लिमिट 0 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल। अब लिमिट हटा देंगे। जैसे ही NH की वैल्यू रखें और H की लिमिट लगाएं तो आप ये लिमिट लगाना छोड़ दें। कितना आएगा? 6 प्लस 2, ये रिजल्ट आ गया 8, और 8 ही आना चाहिए था। ये बात का वेरिफिकेशन हमें मिल रहा है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छे से। पहले फॉर्मूला लगाना है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी टर्म्स बनेगी उन सभी में कॉन्स्टेंट्स एक तरफ और जो H कॉमन है वो एक तरफ। 3n, ये H बाहर, ये सीरीज बन गई। H से मल्टीप्लाई करने पे जितने भी n है वो सारे NH बन जाने चाहिए और NH की वैल्यू रखेंगे, रिजल्ट हमारे सामने होगा। तो बस इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट्स आप करके देख लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जो भी आपको डाउट हो इससे रिलेटेड वो आप मुझे पक्का 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 बच्चे क्लियर करें, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप नोट कर ले। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।